हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अभी हम लोग एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी की किताब से अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वाला वीडियो में हम लोगों ने प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट और टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट को डिटेल में कवर कर लिया है। और आज हम बात करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट प्रोसीजर की क्रिटिसिज्म के बारे में। तो देखिए दोस्तों, संविधान फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए और रिजिड भी, ताकि जरूरी बदलाव हो सके। लेकिन इंडियन अमेंडमेंट प्रोसीजर में कुछ कमियां हैं जो इसे कंट्रोवर्शियल बना देती है। चलिए एक एक करके इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसका सबसे पहला क्रिटिसिज्म है नो प्रोविजन फॉर ए स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन, यानी कि इंडिया में अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का प्रोविजन नहीं है, जबकि यूएसए में ये पॉसिबल होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन का मतलब होता है एक स्पेशल मीटिंग या असेंबली जिसमें नए कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियाज डिस्कस किए जा सकते हैं और संविधान में बदलाव किए जा सकते हैं। 1787 में यूएसए में एक कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशन हुई थी जिसमें नए कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया था, जबकि इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ सिर्फ पार्लियामेंट ही कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकती है। हमारा नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है स्टेट लेजिस्लेचर है मिनिमल पावर इन इनिशिएटिंग अमेंडमेंट। तो दोस्तों, हमारा कंट्री एक फेडरल सिस्टम पर बेस्ड है जिसमें स्टेट्स और सेंटर दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन अमेंडमेंट प्रोसेस में स्टेट्स का रोल बहुत लिमिटेड है। स्टेट खुद से कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनिशिएट नहीं कर सकती। उनका रोल सिर्फ कुछ स्पेसिफिक फेडरल प्रोविजन तक लिमिटेड है। ये फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को कमजोर करता है। जैसे अगर पार्लियामेंट चाहे तो फंडामेंटल राइट में बदलाव कर सकती है बिना किसी स्टेट के अप्रूवल के। हमारा नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कैन बी मेड सोनली बाय पार्लियामेंट। अब एक और बड़ी दिक्कत यह है कि बहुत सारे बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस पार्लियामेंट अकेले ही कर सकती है। स्पेशल मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट खुद ही कॉन्स्टिट्यूशन के काफ़ी सारे पार्ट्स चेंज कर सकती है। स्टेट्स की कॉन्सेंट सिर्फ तब चाहिए होती है जब अमेंडमेंट फेडरल स्ट्रक्चर को इफेक्ट करे। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड को ऐड किया गया था और फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में भी मेजर चेंजेस लाए गए थे। और ये याद रखें, ये सिर्फ पार्लियामेंट के अप्रूवल से किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है नो टाइम फ्रेम फॉर स्टेट लेजिस्लेचर टू एक्ट, यानी कि अगर किसी अमेंडमेंट में स्टेट लेजिस्लेचर की अप्रूवल चाहिए होती है तो एक और प्रॉब्लम यह है कि कोई टाइम फ्रेम डिसाइड नहीं किया गया है। स्टेट्स जितनी देर चाहे उस बिल को पेंडिंग रख सकती है। कोई क्लियर गाइडलाइन नहीं है कि उन्हें कितने टाइम में डिसीजन लेना होगा। ये अमेंडमेंट प्रोसेस को अननेसेसरी स्लो और अनप्रेडिक्टेबल बना सकती है। जैसे अगर कोई फेडरल अमेंडमेंट पास हो और स्टेट्स उसे अप्रूवल करना भूल जाए या डिले कर दे तो क्या होगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए कोई क्लियर आंसर नहीं है। हमारा नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है नो प्रोविजन फॉर ए जॉइंट सिटिंग इन केस ऑफ डेडलॉक। एक और बड़ी कमी यह है कि अगर दोनों हाउसेज में किसी अमेंडमेंट पर एग्रीमेंट ना हो तो जॉइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं है। हमारे यहाँ ऑर्डिनरी बिल के केस में जॉइंट सिटिंग होती है जिसमें दोनों हाउसेज एक साथ वोट कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए अगर डेडलॉक हो जाए तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। जैसे अगर राज्यसभा और लोकसभा किसी अमेंडमेंट पर एग्री ना करे तो बिल ही अटक जाता है। हमारा नेक्स्ट क्रिटिसिज्म है एम्बिग्विटी अलाउज जुडिशियल इंटरवेंशन। तो सबसे आखिरी और इम्पोर्टेंट क्रिटिसिज्म यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कई प्रोविजंस इतने अनक्लियर है कि कोर्ट्स इंटरवेन कर सकती है। तो जुडिशियरी अमेंडमेंट प्रोसेस में इंटरफेयर कर सकती है, जो लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी को चैलेंज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को एस्टैब्लिश किया, जो कहता है कि कोई भी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकता। 1973 में केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसाइड किया कि पार्लियामेंट हर चीज़ अमेंड नहीं कर सकता, बल्कि इसे बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना होगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों को क्रिटिसिज्म ऑफ अमेंडमेंट प्रोसीजर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इस स्लाइड में हम बात करेंगे अमेंडमेंट प्रोसेस के बारे में कुछ महान विचारकों के थॉट्स पर।
हमारा संविधान एक जीवित दस्तावेज है जो समय के साथ इवोल्व होना चाहिए, लेकिन इसका अमेंडमेंट प्रोसेस कैसा होना चाहिए था, फ्लेक्सिबल या रिजिड? चलिए देखते हैं कि कुछ बड़े नेताओं और विद्वानों ने क्या कहा था। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट केसी होयर की, जिन्होंने कहा कि भारत का अमेंडमेंट प्रोसेस एक परफेक्ट बैलेंस रखता है, ना ज़्यादा रिजिड ना ज़्यादा फ्लेक्सिबल। एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इतना स्ट्रोंग है कि हर छोटी बात पर चेंज ना हो, दूसरी तरफ ज़रूरत पड़ने पर चेंजेस लाने की प्रॉपर प्रोसीजर भी दी गई है। ये बैलेंस डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करता है। जैसे 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने प्रीएम्बल में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स ऐड किए, जो एक बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज था, लेकिन बिना बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट किए। तो इनके मुताबिक भारत का अमेंडमेंट प्रोसेस एक तरह से गोल्डीलॉक्स जोन में है, ना ज़्यादा टफ और ना ज़्यादा इजी। अब हमारा नेक्स्ट विचारक है जवाहरलाल नेहरू। ही सेड कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी फ्लेक्सिबल टू अलाउ ग्रोथ। तो ये संविधान को एक जीवंत और बदलने वाला डॉक्यूमेंट मानते थे। उनका कहना था कि कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड नहीं होना चाहिए, वरना देश का विकास रुक जाएगा, और अमेंडमेंट प्रोसेस में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ताकि नए रिफॉर्म्स लाए जा सके। जैसे 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था, जिसमें फंडामेंटल राइट और लैंड रिफॉर्म के बीच का कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किया गया। अगर अमेंडमेंट प्रोसेस रिजिड होता तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इनका मानना था कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन एक इंसान की तरह ग्रो नहीं करेगा तो देश की प्रगति भी रुक जाएगी। अब बात करते हैं भारत के संविधान के शिल्पकार यानी कि डॉक्टर BR अम्बेडकर की, जिन्होंने एक सिंपल और इफेक्टिव अमेंडमेंट प्रोसेस प्रोवाइड करने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि अमेंडमेंट प्रोसेस इतना टफ नहीं होना चाहिए कि जरूरी बदलाव ना हो सके, लेकिन अगर किसी भी अमेंडमेंट से देश का डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर इफेक्ट हो रहा हो तो उसको रोकना भी जरूरी है। उन्होंने अमेंडमेंट प्रोसेस को एक डेमोक्रेटिक सेफगार्ड की तरह डिजाइन किया, जो समय के साथ चेंजेस अलाउ करे। जैसे 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से हमारे देश में GST को इंट्रोड्यूस किया गया था, जो देश के टैक्सेशन सिस्टम के लिए एक बड़ा चेंज था। अगर अमेंडमेंट प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता तो GST को लागू करना मुश्किल होता। अंबेडकर जी का मानना था कि अमेंडमेंट प्रोसेस ना सिर्फ सिंपल हो, बल्कि देश के ज़रूरतों के मुताबिक बदलने लायक भी हो। तो इस चैप्टर से हमने समझा कि संविधान को डायनामिक और रेलिवेंट बनाए रखने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ये इंश्योर करता है कि देश का सबसे उचित कानून वक्त के साथ बदलता रहे, लेकिन अपनी मूलभूत वैल्यूज भी बनाए रखे। सिंपल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी या स्टेट रेटिफिकेशन के थ्रू होने वाले अमेंडमेंट लोगों की डेमोक्रेटिक इच्छा को दर्शाते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि अमेंडमेंट्स थॉटफुली किए जाएं ताकि स्टेबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी का बैलेंस बना रहे। एक अच्छा अमेंडमेंट प्रोसेस डेमोक्रेसी को मजबूत बनाता है और न्याय, स्वतंत्रता और समानता जैसे आदर्शों को बनाए रखता है। तो ये वाला चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक और बात, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।